नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस कंटेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है वैदिक काल, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। हम एक ही वीडियो में पीवाईक्यू, एमसीक्यू जो प्री और मेंस का है उसके साथ ही जो भी कंटेंट होगा वैदिक काल और वैदिक सभ्यता में जो प्री और मेंस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको हम बेसिक से लेके सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम इतनी सारी तैयारियां कर लेंगे आज के वीडियो में कि वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से कोई भी प्रश्न आता है तो उसे आप आसानी से हल कर पाओगे, चाहे वो प्री में आए चाहे वो मेंस में आए। तो चलिए बाद में फिर बातें करेंगे कुछ और, अभी स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए वैदिक काल। सबसे पहले वैदिक सभ्यता के परिचय को जानते हैं कि क्या है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को वैदिक संस्कृति या वैदिक काल भी कहा जाता है। यह प्राचीन भारत में 1500 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। यह सभ्यता वैदिक धर्म के पालन, वेदों की रचना के लिए जानी जाती है और वेदों में उस समय के ज्ञान, विज्ञान, परंपरा और संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेद मौखिक परंपरा से चले आ रहे ज्ञान के संकलन है। इसको समझिए, जो वैदिक सभ्यता है वो उसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि उसी समय वेदों की रचना हुई। वेद मतलब जो 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना हुई। और उन वेदों में जो उस समय ज्ञान थी, उस समय का विज्ञान था, उस समय की जो परंपराएं चल रही थी, जो संस्कृति में जिस तरह की संस्कृति में बदलाव हो रहे थे, उन सारी चीजों को उसमें लिखा गया है। तो इसलिए और किस तरह से हम वैदिक धर्म का पालन करते थे, इन सब चीजों के लिए जो है वैदिक सभ्यता जानी जाती है और इन वेदों के संकलन को ही वैदिक सभ्यता बोलते हैं मुख्य रूप से। तो ये परिचय का भाग हुआ। अब वेद हैं क्या? तो वेद सब जो है वो विद धातु से बना है मूल रूप से। विद का अर्थ है जानना। वेद का अर्थ वैदिक ग्रंथों में मौजूद पवित्र ज्ञान से है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ये उस समय की मौखिक परंपरा को दिखाते हैं। या 2 बार आ गया, देखिए, वेद मौखिक परंपरा। उस समय की मौखिक परंपरा का मतलब क्या होता है? जो वेद है वो लिखे तो गए बाद में, लेकिन ये जो वेद है वो लोगों के मुंह से दूसरे को जाते थे। मतलब कि लोग कोई बोलते थे, पंडित बोलते थे और लोग उसको सुनते थे। तो ये मौखिक परंपरा को दिखाते हैं। धीरे धीरे इनका संकलन भी शुरू हो गया और वही आज हमारे पास भी अवेलेबल है। 4 वेदों की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वैदिक काल की बात हो रही है, बाद में समाज और अर्थव्यवस्था सब देखेंगे इसकी। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। इसे 10 मंडलों में बांटा गया है और इसमें विश्वामित्र का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है। जो ओम भूर्भुवः स्वः वाला गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में ही वर्णित है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा था। इसमें एक सूक्त है, पुरुष सूक्त, जिसमें आदिम मनुष्य की कथा शामिल है और ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री या होती कहते थे। इसको ऐसे देखते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, 10 मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में है, पुरुष सूक्त और होत्री इसी से संबंधित है। इस तरह से हमने जाना ऋग्वेद को। अब यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर्वेद, जैसे ऋग्वेद के जो प्रमुख पुरोहित थे वो होत्री थे, उसी तरह से यजुर्वेद के प्रमुख पुरोहित जो थे वो अध्वर्यु थे। तो यह मुख्य रूप से अध्वर्यु पुरोहित के लिए नियमावली है। अध्वर्यु यज्ञ के लगभग सभी अनुष्ठानिक कार्य करता था। यहाँ यजुर का अर्थ भी यज्ञ से है। यह मुख्यतः गद्य में है। जो यजुर्वेद है वो मुख्य रूप से गद्य में है और इसके 2 भाग हैं, काला और सफेद। ये काला कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया, इसको कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, और श्वेत यजुर्वेद ऐसे बोलते हैं। ठीक है, यजुर्वेद पंडित हो गए, उसके पुरोहित अध्वर्यु, यज्ञ के कार्य का वर्णन है, गद्य में है, कहानी जैसा लिखा हुआ है, और काला एवं सफेद, कृष्ण यजुर्वेद, श्वेत यजुर्वेद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है सामवेद। साम मतलब गान। चारों वेदों में सबसे छोटा है सामवेद। यह इसमें ऋग्वेद के श्लोकों का ही संग्रह है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। इन श्लोकों को गाने के लिए व्यवस्थित किया गया है इस वेद में और यह विशेष रूप से उद्गात्री पुरोहितों के लिए था। उद्गाता भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं। ठीक है, तो चारों वेदों से छोटा कौन सा हुआ? सामवेद हुआ। ऋग्वेद के श्लोक इसमें है। साम का अर्थ गान होता है, इसलिए गाने के लिए व्यवस्थित किया गया है ये, और इसके जो पुरोहित हैं वो उद्गात्री हैं। सामवेद सबसे छोटा है, ऋग्वैदिक श्लोक है, गायन का काम करता है ये, और पुरोहित है उद्गात्री या उद्गाता। ठीक है, अब अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद में जादुई मंत्र और टोने टोटके मिलते हैं या शामिल होते हैं।
इनका उपयोग बुरी आत्माओं को दूर करने, बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ से एक चीज निकल के सामने आती है कि जो वैदिक कालीन लोग थे उनमें भी अंधविश्वास था, भगवान भी थे और अंधविश्वास भी वो लोग करते थे। यह चारों में सबसे नवीनतम ग्रंथ है। जो चारों ग्रंथ लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उसमें सबसे बाद में जो आया वो अथर्ववेद आया। इसमें ऐसे भजन भी हैं जिनमें कुछ ऋग्वेद से लिए गए हैं और यह विशेष रूप से ब्रह्म पुरोहितों के लिए था। तो अथर्ववेद में जादू मंत्र है, टोटके हैं, बीमारी बुरी आत्मा को भगाने के लिए, और ये सबसे नवीनतम है और इसके पुरोहित का नाम है ब्रह्म। ठीक है। अब जो प्रत्येक वेद जो है, जो सारे वेद हैं चारों, उसके 4 भाग बताए गए हैं। क्या क्या है? तो संहिता की बात करते हैं, पहला भाग है। तो वेदों का सबसे प्राचीन भाग संहिता कहलाता है। इसमें मंत्र है, प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, भजन, इनके सब मिलते हैं। दूसरा भाग ब्राह्मण कहलाता है। ये ब्राह्मण धर्म की बात नहीं हो रही, जाति की बात नहीं हो रही, ये ब्राह्मण जो है वेदों के भाग की बात हो रही है। संहिता के अध्यायों की गद्य में व्याख्या को ब्राह्मण कहते हैं और बलि संबंधी अनुष्ठानों और उनके परिणामों की जानकारी भी ब्राह्मण में दी गई। अगला है आरण्यक, वन जीवन पर आधारित। ऐसा कहा जाता है कि जो वनों में लिखा गया ग्रंथ उसको आरण्यक कहते हैं। आरण्य मतलब वन होता है। तो यहाँ पे लिखा गया वन जीवन पर आधारित ग्रंथ। बलि संबंधी अनुष्ठानों की प्रतीकात्मक और दार्शनिक व्याख्या इसमें की गई है। फिर आता है उपनिषद, जिनकी संख्या 108 है, जिसमें 13 महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसी में एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद, है ना, जहाँ पे सत्यमेव जयते है, जो हमारा महाराष्ट्र में वाक्य है ना। तो जो उपनिषद है उसमें बलिदान, शरीर, ब्रह्मांड से जुड़े दार्शनिक विचार हैं। ये विशेष रूप से आत्मा और ब्रह्म की अवधारणाओं से जुड़े हैं। इस तरह से वेदों के 4 भाग हमने पढ़ लिए। चारों को एक बार फिर से देख लेते हैं। जो संहिता है उसमें मंत्र है, जो ब्राह्मण है उसमें अनुष्ठान की व्याख्या है, जो आरण्यक है वो प्रतीकात्मक और दार्शनिक व्याख्या करता है चीजों की, और जो उपनिषद है उनमें आत्मा और ब्रह्म से जुड़े विचारों की बात की गई है। अब हम आते हैं वैदिक आर्यों की तरफ। जब वेद की बात होती है तो आर्य की बात होती है। वैदिक आर्यों ने वैदिक भजनों की रचना की। 19वीं शताब्दी में आर्यों को एक जाति माना जाता था। स्रोत के अनुसार वे मूल रूप से दक्षिण रूस से मध्य एशिया तक फैले स्टेपी क्षेत्र में कहीं रहते थे। उनका एक समूह उत्तर पश्चिमी भारत की ओर आया। यहाँ उन्हें इंडो आर्यन या आर्यन कहा गया। जो लोग दक्षिणी रूस से मध्य एशिया तक फैले थे, उन्हीं लोगों का एक समूह उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की ओर आया और इन्हें ही इंडो आर्यन या आर्यन कहा गया, जो बाद में आर्य कहलाए। आर्यों को इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलने वाला भाषाई समूह माना गया और परंपरागत इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने उन्हें पहले के गैर आर्यन हड़प्पा वासियों से अलग माना है। अब है आर्यों का प्रवास। देखिए हम अब वैदिक काल में डीप में जा रहे हैं, तो अगर मेंस में भी आएगा तो यही सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और अगर प्री में भी आएगा तो मैंने इसलिए डॉट में और पॉइंट में लिखा है कि आपको एक बार में ध्यान आ जाए। ठीक है, कंटेंट पूरा ही मिलेगा, आराम से सुनते रहिए। आर्यों का प्रवास की बात कर लेते हैं। तो पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के बाद की कई संस्कृतियों को आर्यों से जोड़ने का प्रयास किया। पेंटेड ग्रेवेयर पीजीडब्ल्यू को बार बार आर्य शिल्प कौशल से जोड़ा गया। प्रवास के पुरातात्विक प्रमाण दक्षिणी साइबेरिया की एंड्रोवो संस्कृति से मिलते हैं। एंड्रोवो संस्कृति जो है वो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में फली फूली। ठीक है, वहां से लोग हिंदू कुश के उत्तर की ओर बढ़े और इसी रास्ते भारत में प्रवेश किया। तो जो एंड्रोवो संस्कृति के लोग थे वो हिंदू कुश से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। ये हिंदू कुश वो अफगानिस्तान वाला इलाका। नए लोग कई समूहों में आए। इनके बीच अंतःक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम था कि आर्य भाषा का वैदिक रूप उत्तर पश्चिमी भारत में प्रमुख हो गया और इस भाषा में लिखे ग्रंथों को ही वैदिक ग्रंथ कहा गया। तो हमने प्रवास को समझा, ग्रंथ कैसे लिखा गया उसको समझा। अब वैदिक आर्यों के क्षेत्रों को समझते हैं। आर्यों का क्षेत्र या वैदिक आर्यों का क्षेत्र। तो प्रारंभिक वैदिक काल जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास था और प्रारंभिक वैदिक आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में ही रहते थे। सप्त सिंधु क्या है? तो उसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। इसमें मुख्य रूप से पंजाब, पड़ोसी हरियाणा, गोमल के मैदान, दक्षिणी अफगानिस्तान, दक्षिणी जम्मू कश्मीर का क्षेत्र शामिल था। उत्तर वैदिक काल में अगर विस्तार की बात करें तो आर्य धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़े और वे पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कोसल है और उत्तरी बिहार जो विदेह है, मिथिला, वहां तक पहुंचे। अब सप्त सिंधु की बात हुई तो 7 नदियां जो थी उनकी जानकारी ले लेते हैं। तो पहला नदी था सिंधु, जिसे अभी भी सिंधु कहते हैं।
दूसरा वितास्ता, जिसे झेलम कहते हैं, कहीं वितस्ता भी लिखते हैं। तीसरा असीकानी या आसिकनी या कहीं अस्कनी भी लिखेगा, उसको चेनाब कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर की नदियां हैं, ये सब देख रहे हो। झाचीरा, झेचीरा, झेलम, चिनाब, रावी एक तरफ से आता है। जम्मू कश्मीर का जब आप मैप देखोगे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो मैं उसमें समझाऊंगा आपको। ये झे ची रा ऐसे आता है, ये झेलम है, ये चिनाव है, ये रावी है, इस तरह से, है ना। तो ये रवि नहीं है, ये रावी है। पर उसने पहले कहते थे, अब रवि कहते हैं या रावी कहते हैं। विपश व्यास को कहते हैं या विपाशा। शत्रुदी है या शत्रुदी, जो भी है वो सतलज का पुराना नाम है। सरस्वती को आज भी सरस्वती कहते हैं, कहीं कहीं घग्घर भी कहते हैं। ठीक है। अब वैदिक काल कितने चरणों में था, तो वो 2 चरणों में था। पहला था प्रारंभिक चरण, जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जिसे बाद का चरण कहते हैं, दूसरा चरण, तो वो है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व का। अब डिटेल में तो स्रोत को समझते हैं, दोनों को अलग अलग, फिर अलग अलग तरीके से दोनों के चीजों को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला जो ये स्लाइड आया आपके सामने, वो आया है प्रारंभिक वैदिक काल के स्रोत। आप इसको ऋग्वैदिक काल के स्रोत भी बोल सकते हो। तो साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ये स्रोत हैं प्रारंभिक वैदिक काल के। ऋग्वेद के मंडल में कुल 10 मंडल हैं। दूसरे और 7वें मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं और ये प्रारंभिक वैदिक काल से विशेष रूप से संबंधित है। पुरातात्विक स्रोत क्या मिले हैं, क्या इसका साक्ष्य है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में सिंधु और घग्घर या सरस्वती, इसी को बोलते हैं घग्घर को, नदियों के किनारे उत्खननों से कई उत्तर हड़प्पा ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां मिली हैं। अब उत्तर वैदिक काल के स्रोत की बात करते हैं, ये हो गया ऋग्वैदिक काल के स्रोत। अब उत्तर वैदिक काल के स्रोत की बात करते हैं, जो ऋग्वैदिक काल के बाद का समय था, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व वाला। इसमें भी साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में क्या है, ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम, नवम, दसम मंडल बाद में जोड़े माने जाते हैं साहित्यिक स्रोत में। उत्तर वैदिक काल से संबंधित अन्य वैदिक ग्रंथ भी बाद में जुड़े, विशेषकर ऋग्वेद का 10वां मंडल, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें सिर्फ ऋग्वेद की रचना होती है और उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेदों की रचना होती है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और साथ में ऋग्वेद का 10वां मंडल भी इसी में जोड़ा जाता है और इसके साथ प्रथम, अष्टम, नवम भी जोड़ा जाता है। ठीक है, आप 10वां तो याद रखना है। ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में बार बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। ऋग्वेद में अयस का उल्लेख मिलता है। अयस का अर्थ लोहा होता था, इसको लोहे से जोड़ा जाता है, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण लोहे को उत्तर वैदिक काल से जोड़ते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में जब ऋग्वैदिक काल था, जब ऋग्वेद का समय, उसमें भी अयस शब्द आता है, लेकिन और इसका मतलब लोहा भी होता है, लेकिन विद्वान या पुरातात्विक प्रमाण ये बताते हैं कि वो उत्तर वैदिक काल में आया था लोहा, ना कि ऋग्वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में इसका स्रोत, इस प्रत्यक्ष स्रोतों में लोहे, अयस का वर्णन मिलता है। इसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि चूंकि उत्तर वैदिक काल में प्रथम, अष्टम, नवम और दसम मंडल जोड़े गए थे ऋग्वेद के, तो हो सकता है उत्तर वैदिक काल के इन्हीं प्रथम, अष्टम, नवम, दसम मंडल में अयस का जिक्र हो। इस तरह से ऋग्वेद में भी आ गया अयस का उल्लेख और उत्तर वैदिक काल की बात तो हो ही रही है, तो इसको थोड़ा इससे रिलेट करके देखिएगा। अब राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो प्रारंभिक वैदिक काल की बात करेंगे पहले, मतलब ऋग्वैदिक काल की बात। जहां भी प्रारंभिक लिखा है समझना ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल तो लिखा हुआ है ही। तो ऋग्वैदिक काल में स्पष्ट राजनीतिक पदानुक्रम नहीं था, राजा वाजा वाली बात नहीं थी। समाज काफी हद तक समतावादी था, जनजातीय मूल्यों और नियमों का प्रभाव था और प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। जन मतलब जहां पे लोग आए। ठीक है। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो जनपद की अवधारणा का विकास हुआ। जब जन हुए, जन से जनपद बनता है, जनपद से महाजनपद बनता है, फिर राज्य की अवधारणा आती है। तो जन मतलब लोगों का समूह। इसको और तोड़ के पढ़ोगे तो वो उस तरह से आता है कि पहले लोग आते हैं, फिर कुल आता है, और मतलब उसको परिवार बोलते हैं, उससे फिर जन आता है, जन से फिर जनपद आता है, फिर महाजनपद आता है। तो ऋग्वैदिक काल में जन की बात होती है, जो सामाजिक इकाई थी प्रमुख, और उत्तर वैदिक काल में जनपद आ जाता है। ठीक है। कई जन मिलकर जनपद बनाते हैं। पहली बार उत्तर वैदिक काल में या ग्रंथों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता है। सामाजिक और राजनीतिक पदानुक्रम बढ़ता है और आगे चलकर यही परिवर्तन वर्ण व्यवस्था के उदय में दिखाई देती है। अब राजा और राजन की बात कर लेते हैं उसी समय। तो जब जन था, मतलब यहाँ पे आपका ऋग्वैदिक काल में, तो जन का नेता राजन था। इसका मुख्य काम जन की रक्षा करना, पशुओं को शत्रुओं से बचाना। राजन का वंशानुगत नहीं था।
ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। जनजातीय सभाएं राजा के चयन की भूमिका निभाती थी, एक तरह से लोकतंत्र जैसा दिख रहा है ये, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में अगर राजा और जन की बात करें तो राजन उस क्षेत्र का रक्षक बना जहां उसके कबीले के लोग बसे थे। राजा का पद वंशानुगत हो गया अब, और सत्ता मजबूत करने के लिए राज्याभिषेक के करे अनुष्ठान हुए, जैसे वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, आगे जाके हम और भी यज्ञ पढ़ेंगे, अश्वमेध यज्ञ, है ना। अब है राजनीतिक संस्थाएं। तो राजन की सहायता, ये राजा से ही जुड़ा हुआ है, राजन की सहायता करने वाली जनजातीय संस्थाएं थी सभा, समिति, विदत, गण और परिषद। जिसमें सभा और समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। सभा कौन था? चुने हुए कुल सदस्यों की परिषद। और समिति क्या थी? पूरे कुल को शामिल करती थी। तो सभा का जो महत्व था वो समिति से अधिक हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल लोग चुन के किसी लोग, मतलब अभी जो एमएलए एमपी चुनते हैं उनकी थी, तो इसको लोकसभा मानिए या विधानसभा मानिए, है ना। और ये पूरे कुल को शामिल करती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, सेना की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हैं। अस्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय सक्षम आदिवासी लोगों को इकट्ठा करके अस्थायी लड़ाकू बल बनाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में प्रारंभिक सेना का गठन हो गया और ये लोग जनता द्वारा दिए गए करों पर निर्भर थे। मतलब ऋग्वैदिक काल में सेना की जरूरत नहीं थी तो कर भी नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं पर बलि का उल्लेख मिलेगा। और जो उत्तर वैदिक काल आएगा तो कर लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, ठीक है। सामाजिक जीवन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो पहले कुल संबंधों पर आधारित था। कुल मतलब परिवार काफी हद तक समतावादी था, एक जैसे सबको मानते थे। जाति का आधार पर विभाजन बिल्कुल भी नहीं था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना अधिक जटिल हो गई। समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित हुआ और जाति प्रथा भी आ गई। तो धीरे धीरे हम पतन की ओर ही जाएंगे आगे, ठीक है। अब ब्राह्मणों की स्थिति की बात करते हैं। बड़े यज्ञ बलिदान आयोजित किए जाते थे। इन्हें पुरोहित संचालित करते थे और पुरोहित ही ब्राह्मण कहलाते थे। आज भी पुरोहितों को राजाओं के उपहारों का बड़ा हिस्सा मिलता था। इसे उन्हें अन्य कुल सदस्यों से ऊंचा स्थान मिला। जब उपहार मिलता था पुरोहितों को तो राजा क्या करते थे, बहुत सारे उपहार या जमीन उनको देते थे। तो ऐसा माना जाता था कि अब उनका स्थान जो है वो सबसे ऊपर हो गया, ठीक है। तो राजन्य का महत्व बढ़ने से ब्राह्मणों का महत्व भी बढ़ा, ये उसी भूमि को कहते थे। बाद के समय में अनुष्ठान करने वाले पुजारियों का दर्जा देवताओं के समान हो गया। मतलब धीरे धीरे ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हो गए और इतने ज्यादा प्रभावी हो गए कि उनको देवता कहे जाने लगे, इसलिए ब्राह्मण देवता बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण दान से संतुष्ट हो जाते थे, आज नहीं होते हैं, उनको कुछ और भी चाहिए होता है। हालांकि मैं कुछ ऐसा जाति सूचक बातें नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ब्राह्मणों का जो पहले था, आप देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि अनुष्ठान जो ब्राह्मण करते थे, अनुष्ठान का मतलब पूजा पाठ है ना, यज्ञ बलिदान, वो जो कराते थे वो दान जो मिलता संतुष्ट हो सकता है, दान इतना ज्यादा मिलता हो कि संतुष्टि हो जाती है ना। परिवार की बात करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल परिवार बड़े समूह, विष, यहाँ पे तालव्य सो होगा, दंत सो है, कबीले का हिस्सा था। विष या कबीले का हिस्सा था। विष के जो हेड थे उसको विषपति कहते थे। पहले कुल था परिवार, उसको हेड को कुलपति कहते थे। हर चीज यहाँ लिखना संभव नहीं था। जो विष था उसके जो थे हेड उसको विषपति कहते थे। जन के हेड को राजन कहते थे या राजन्य बोलते थे। और महाजन पद में तो फिर सम्राट और राजा वाली उपाधि आ गई। तो कबीले का हिस्सा था ये परिवार। एक या अधिक कुल मिलाकर जन या जनजाति बनाते थे। जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में परिवार समाज की मूल इकाई बना रहा। 3 या 4 पीढ़ियों के साथ रहने से एक बड़ा संयुक्त परिवार विकसित हुआ। तो संयुक्त परिवार की अवधारणा जो है वो उत्तर वैदिक काल में आई। अब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। तो मैंने इसी में वर्णाश्रम, गोत्र व्यवस्था, विवाह तीनों को रख दिया है। तो समझते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण आ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण आश्रम की बात करते हैं तो ऋग वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। कोई वर्ण, जब वर्ण नहीं थी तो वर्णाश्रम भी नहीं था, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में 4 चरण आए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वर्ण व्यवस्था के साथ इसे वर्ण आश्रम धर्म भी कहा गया। अब गोत्र की बात करते हैं। गोत्र व्यवस्था अभी भी चलती है हिंदुओं में। प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक ही गोत्र के लोगों को एक ही पूर्वज से उत्पन्न माना जाता है। आज भी माना जाता है हिंदुओं में। एक ही गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह नहीं किया जाता था, क्योंकि वो एक ही पूर्वज के थे तो वो भाई बहन जैसे हो गए। विवाह की बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में सामान्यतः एक पत्नीत्व था, मतलब एक पत्नी रखी जाती थी। सरदारों में कभी कभी बहुविवाह का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में बहुविवाह प्रचलित हो गया, फिर भी एक विवाह को प्राथमिकता दी जाती थी। आप देखो, ऋग वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, जैसा आज भी कहा जाता है कि एक पत्नी
जो रखते हैं उनको अधिक प्राथमिकता दी जाती है। अब महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं, ये भी कैसे धीरे धीरे डाउन होता है। तो प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे शिक्षा प्राप्त करती थी, सभाओं में भाग लेती थी। ठीक है, सभा समिति मैंने पहले आपको बताया है, और सभा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वहां चुने हुए लोग आते थे। सभा मतलब लोकसभा विधानसभा, ऐसे आप ध्यान रखना इसको। जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी, अपनी इच्छा से विवाह कर सकती थी, ये तो आज भी नहीं है ना, तब वो चीजें थी। और अगर महिला कवियत्रियों की बात करें तो अपाला, विश्वरा, विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा, ये सब उस समय की कवियत्रियां थी या विदुषी थी। मतलब ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी, सुदृढ़ और सम्मानजनक थी। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो महिलाओं को पुरुष के अधीन माना जाने लगा, महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी नहीं दी गई, आज भी ऐसी ही विडंबना है देश में। सार्वजनिक बैठकों में भाग लेना सीमित हुआ, बाल विवाह अधिक सामान्य होने लगा, अभी भी कहीं ना कहीं होता है, जबकि आज के समय में ये गैर कानूनी है। तो मिला जुला के आपको ये देखना है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। महिला सशक्तिकरण की बात करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी उस समय, क्योंकि वह लड़कियां पढ़ भी रही थी, महिलाएं अपनी इच्छा से विवाह भी कर रही थी, आयोजनों में भाग ले रही थी और विद्वान भी बन रही थी। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में यह सब धीरे धीरे पुरुषों के अधीन आने लगी, निर्णय में उनको भागीदार बनाया जाने लगा, सार्वजनिक बैठकों मतलब समझ लो सभाओं से उनको दूर किया जाने लगा और बाल विवाह किया जाने लगा। संघर्ष की बात करते हैं, संघर्ष कैसे हुआ वैदिक कालों में। तो वैदिक काल में अभी आपने समझ लिया कि समाज कैसे चल रहा था, स्थिति क्या थी, जन कैसे बने, राजन कैसे बने, विवाह कैसे हो रहा था, महिलाओं की स्थिति क्या थी। अब ये आपस में लड़े क्यों, तो कारण क्या था, चरागाहों की बढ़ती जरूरत, मवेशियों की बढ़ती मांग। देखिए उस समय क्या था, उस समय पैसे का मतलब ही होता था जिसके पास ज्यादा पशु हो, मेन रूप से गाय को ही गोधन बोलते थे, और गाय धन को ही संपत्ति का सूचक माना जाता था। जिसके पास जितनी गाय है वो उतना अमीर है। ठीक है, तो जिसके ज्यादा गाय होंगी तो क्या होगा, चारागाह चाहिए, वो चारा चाहिए उनको खिलाने के लिए, और मवेशियों की बढ़ती मांग कि दूसरे का लड़के हरा के मार के उनके मवेशियों को अपने पास ले लो। इस वजह से कारण बना ये संघर्ष का। परिणाम क्या हुआ, अंतर जनजातीय और अंतर जातीय संघर्ष शुरू हो गया। उसी समय एक युद्ध आता है जिसको दास राज्य युद्ध बोलते हैं या 10 राजाओं का युद्ध बोलते हैं, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, और यह अंतर जनजातीय संघर्ष का उदाहरण है। बाद में संघर्षों का उद्देश्य बदलकर भूमि प्राप्त करना हो गया। जब दास राज्य युद्ध के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे तो वहां पे एक सुदास आएंगे और भरत कबीले, इनके बीच लड़ाई होगी, और ऐसा माना जाता है कि एक के गुरु वशिष्ठ थे और मतलब पुरोहित, और एक के विश्वामित्र थे। तो ये थोड़ा डीप है। तो अभी मैं चाह रहा था कि आप जो कंटेंट मैंने डाला उसी पर आप फोकस करो, फिर कभी अगर मैं अलग से कोई मेंस का क्लास कराऊंगा तो उसमें डिटेल से बताऊंगा उसके बारे में। आगे चलते हैं, सामाजिक समूह और व्यवसाय की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक वैदिक समाज की बात कर ले। व्यवसाय जन्म से तय नहीं था कि अगर बढ़ई है तो उसका बेटा ही बढ़ई होगा, ये उत्तर वैदिक काल में आया। वर्ण या रंग का उपयोग वैदिक और गैर वैदिक लोगों के अंतर बताने के लिए किया जाता था। सामाजिक समूहों का विभाजन मुख्यतः व्यवसाय के आधार पर था। समाज लचीला था और व्यवसाय जन पर निर्भर नहीं करता था। ठीक है, ये एक ही लाइन दोबारा आ गई। धार्मिक जीवन की बात करें तो ऋग्वेद के भजन धार्मिक विचारों की जानकारी देते हैं। वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान करते थे। प्रमुख प्राकृतिक शक्तियां जिनका सम्मान होता था, हवा, पानी, वर्षा, बिजली, आग। इन प्राकृतिक शक्तियों को मानवीय रूप देकर दैवीय माना गया। इसको बात को समझिए, आज भी हवा मतलब वायुदेव, पानी है ना, वर्षा इंद्रदेव, बिजली, आग अग्निदेव। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जिन चीजों को वो अपने बस में नहीं कर पा रहे थे, जैसे ऐसी चीजें, प्राकृतिक चीजें जो उनको लगता था कि इनके आगे हम कुछ भी नहीं है, उनको इन्होंने देवता मानना शुरू किया। और उसी में आता है हवा, पानी, वर्षा, बिजली और आग। ठीक है, यहाँ बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली का मतलब है जो तड़ित जो ऊपर से गिरते हैं बरसात के समय में। ठीक है, ऋग्वैदिक देवता की बात करें तो प्रमुख पुरुष देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, द्यौस, द्यौस आकाश के देवता थे, पूषण, यम और सोम। सोम जो है वो जो शराब होता है ना, वो उसके देवता थे। यम यमराज को बोला गया। पूषण जो है वो ऋग्वैदिक काल में चरवाहों के देवता थे, और उत्तर वैदिक काल में यही पूषण जो है वो हो गए आपके शूद्रों के विवाह के देवता। पहले शूद्रों के देवता थे चरवाहों के, फिर आगे विवाह के देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। ऐसा बीके अग्निहोत्री जी के किताब में लिखा है। द्योस जो है वो आकाश के देवता कहलाते थे, और अग्नि को सभी जानते हैं, इंद्र को सभी जानते हैं, है ना।
प्रमुख देवियों की बात करें तो उषा सुबह की देवी, सरस्वती विद्या की देवी, पृथ्वी सभी जानते हैं देव मंडल के में इन देवियों का स्थान गौण था। ठीक है, देवियों को भी नीचे रखा गया था। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित देवता कौन है? इंद्र है। विष्णु और रुद्र का महत्व समय के साथ बढ़ा। पूषण पशुओं की रक्षा करने वाला देवता था। देखिए यहाँ पे ऋग्वेदिक काल में पूषण आता है, लेकिन आगे जाकर उत्तरवेदिक काल में तो यही पूषण विवाह का देवता भी होता है, शूद्रों का देवता भी हो जाता है। यज्ञ की बात करें तो यज्ञ में भजन और प्रार्थनाएं पढ़ी जाती थी। यज्ञ सामान्यतः पुरोहितों द्वारा किए जाते थे। बलि की रस्मों की बात करें तो गणित, पशु शरीर रचना, विज्ञान के ज्ञान में विकास रचना। बलि की रस्मों की बात करें तो गणित, पशु शरीर रचना की बात होती है और विज्ञान के ज्ञान में यहाँ पर विकास होता है। और प्रमुख यज्ञ की बात करें तो अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजसूय यज्ञ होता है। जो अश्वमेध यज्ञ है इसमें यह होता था कि एक घोड़ा होता था, इसको छोड़ा जाता था, तो वो घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक की जमीन राजा की हो जाएगी, वहां तक के लोग राजा को, इस राजा को अपना राजा मानेंगे। और अगर किसी को घोड़ा पकड़ लेना है या राजा के से बैर करना तो वो घोड़े को पकड़ेगा और फिर वो राजा उससे युद्ध करेगा। अगर राजा उसको हरा देता है तो फिर वो जमीन भी राजा की हो जाएगी। तो यह अश्वमेध यज्ञ था जिसका वर्णन रामायण में भी है। वाजपेय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ में क्या होता था कि राजा का रथ आगे चलता था श्रेष्ठता दिखाने के लिए और बाकी सारे लोग पीछे चलते थे। बाद में यज्ञों की बढ़ती जटिलता और पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। इसी से उपनिषदों में दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। जो उपनिषद हैं उनमें कई सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जहाँ पे समझाया गया है कि ये क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है। जो यज्ञ की बात है या बलि की बात है, आगे देखते हैं। अब हम वैदिक काल के आर्थिक जीवन, देखिए अभी हम वैदिक काल ही पढ़ रहे हैं तो आपको सब सारे पॉइंट्स को मैंने जो बोल्ड किया उसको वैदिक और ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक से आप जोड़ के देखिएगा। तो आर्थिक जीवन की बात करते हैं ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में। तो ऋग्वेद में पशुओं के महत्व की बहुत जानकारी मिलती है। गाय से जुड़े बहुत सारे शब्द हैं जो एग्जाम में भी आते हैं और गाय ही महत्वपूर्ण था। तो देखते हैं, तो गौ बोलते हैं गाय को। गोमत मतलब बहुत अधिक मवेशी वाला धनी व्यक्ति। गविष्टि, गवसेना और गवयत ये तीनों संघर्ष और लड़ाई के लिए शब्द आते हैं। गोपति गायों की रक्षा करने वाला राजा या मुखिया। गोधुली मतलब समय मापने की गाय। गोधुली बेरा जब गाय चारा चर के शाम में वापस आती है उनको गोधुली बेरा कहते थे। ठीक है, अभी भी कहते हैं। गवयुति दूरी की इकाई थी। दुहित्री बेटी जो गाय का दूध दूती थी वो गवित्री दुहित्री का लाई और वो बेटी होती थी। और गोत्र भी गाय से आता है तो रिश्तेदारी की इकाई, मतलब समान गोत्र के लोग, एक ही कुल के लोग को एक गोत्र का माना जाता था। अब पशुपालन से कृषि की ओर कैसे संक्रमण होता है वैदिक काल में वो देखते हैं। तो प्रारंभिक वैदिक काल में व्यवसाय जो प्रमुख था वो था पशुपालन। और वैदिक काल में पशुपालन प्रधान समाज धीरे धीरे स्थिर कृषि प्रधान समाज में बदलने लगा। ये मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। जब लोग खानाबदोश होते थे वो इकट्ठे होने लगे एक जगह पशुओं की वजह से, और जब पशु ज़्यादा हो गया तो चारागाहों की खोज के लिए फिर एक जगह पे इकट्ठे हुए नदियों के किनारे जहाँ पर उन्हें चारागाह के लिए भूमि मिल जाए और फिर वहीं पर वो कृषि भी करने लगे ताकि समय जगह बदलना ना पड़े। क्योंकि होता क्या था कि बहुत सारे मवेशी हो गए तो उन्होंने सारे चारे अगर खा लिए, खत्म कर दिया घास वास, तो फिर इनको स्थान बदलना पड़ता था। इन्होंने कहा कि अब ऐसे कहाँ जाएंगे इतने बड़े समूह को लेके, तो उन्होंने फिर कृषि का विकास किया। इस तरह से इसलिए है मैं बता रहा हूँ कि पशुपालन से कृषि की ओर कैसे समाज जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन ही था समाज और उत्तर वैदिक काल में पशुपालन से कृषि की ओर जाता है। क्यों जाता है मैंने भी आपको समझाया। फिर भी पहले पशुपालन की बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में गाय, भेड़, बकरी और घोड़े का प्रयोग क्यों होता था? दूध, मांस, खाल के लिए पाले जाते थे। उत्तर वैदिक काल में भैंसों को कृषि कार्यों के लिए पालतू बनाया गया। भगवान इंद्र को हल का स्वामी की उपाधि दी गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंद्र रहेंगे तो बारिश होगी तो ही हल चल पाएगा। ठीक है, कृषि की बात करते हैं, थोड़ा साइंटिफिक भी है ये चीजें। कृषि की बात करते हैं तो प्रारंभिक या ऋग्वैदिक काल में यव या जौ का उल्लेख है। यव जौ को बोलते थे। जौ के अलावा अन्य अनाज का उल्लेख नहीं है। ऋग्वैदिक काल में जौ का ही सिर्फ उल्लेख है। स्थानांतरित कृषि का प्रचलन है, मैंने वही कहा, ये एक जगह कृषि करते थे फिर झूम कृषि। ठीक है, उत्तर वैदिक काल चावल मुख्य भोजन था। चावल के नाम अलग अलग मिलते हैं उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में और वेदों में। व्रीहि, तंदुल, शाली, दोहरी, फसल की खेती का भी संकेत है। ये तंदुल सबरी के बेर, सुदामा के तंदुल आपने सुना होगा, वो सत्यनारायण स्वामी वाले कथा में पढ़ते हैं हिंदुओं में। तो चावल के नाम में व्रीहि, तंदुल, सालिस, दोहरी,
फसल की खेती का भी संकेत है। उगाई जाने वाली फसलों की बात करें तो जौ, गेहूं, चावल, दालें, मसूर, बाजरा, गन्ना, अन्य फसलें भी उगाई जाती थी। तो हमने पशुपालन से कृषि की ओर संक्रमण देखा वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक प्रारंभिक वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर होता है। क्यों होता है मैंने समझाया आपको डिटेल में। और आर्थिक जीवन में देखा, आर्थिक जीवन का मुख्य इकाई जो थी, महत्वपूर्ण शब्द था वो गाय था। तो गाय से जो जितने शब्द हैं आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, ये जोड़ा लगाने में या फिर ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है किसी भी पीसीएस में। ठीक है, आगे कर व्यवस्था, टैक्स की बात कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में आती है। एक ऋग्वैदिक काल में बलि था, मैंने बताया था आपको, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो प्रारंभिक वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल की बात करें तो मुखिया को बलि नामक वस्तु दी जाती थी। क्या दी जाती थी मुखिया को, राजा को? बलि मतलब टैक्स। यह सामान्य कबीले के लोगों का विशेष अवसरों पर स्वैच्छिक योगदान था, जबरदस्ती नहीं था, यह टैक्स नहीं था। ठीक है, ये समझिए इस बात को, लेकिन टैक्स बोलते हैं इसे। उत्तर वैदिक काल में बलि भाग, राजा का हिस्सा, बलि भाग आ गया और शुल्क आ गया। तो बलि आ गया जो स्वेच्छा से देने वाला, भाग मतलब अब राजा का एक हिस्सा होता था, आपने कुछ भी किया है तो उसके में राजा का एक हिस्सा निकाल दो, तो टैक्स ही था वो, तो भाग हो गया टैक्स। और इसके अधिकारी को भाग दूध कहते थे, है ना, भाग दुखा या भाग दूध। ठीक है, और शुल्क था सीमा शुल्क या व्यापार कर। धीरे धीरे ये नियमित भेंट और कर बन गए, मतलब बलि नियमित भेंट दिया जाने लगा, भाग और शुल्क भी धीरे धीरे नियमित रूप से दिया जाने लगा और यह टैक्स बन गया। तो प्रारंभिक वैदिक काल में बलि स्वैच्छिक योगदान था, टैक्स नहीं था। यह विशेष अवसरों पर दिया जाता था। कर वसूली के लिए किसी अधिकारी का उल्लेख बिल्कुल नहीं मिलता ऋग्वैदिक काल में। समाज सहिष्णु थे, समतावादी था। उत्तर वैदिक काल आते ही बलि, भाग और शुल्क, तीन चीज आ गए। बलि का भी रूप बदल गया और भाग और शुल्क नियमित दिए जाने लगे, कर और भेंट बनने लगे। तो भाग था जो कर संघ अधिकारी था, यह भाग दूत भी बोलते हैं कहीं कहीं। संग्रहिती, खजाने की देखरेख करने वाला अधिकारी। अब राजा को बहुत सारा बलि भेंट मिल गया, भाग, बलि और शुल्क मिल गया, तो वो उसको देखरेख कौन करेगा उसकी, तो उसके लिए एक संग्रहित्री या संग्रहिता या संग्रहित्री, इसी तरह से शब्द मिलेंगे आपको, तो इसको जोड़ लीजिएगा कि शब्द है तीनों। ये खजाने की देखरेख करने वाले अधिकारी थे। और उसके बाद आता है अक्षवाप, जो राज्य का लेखाकार था। अब कितनी चीजें आ गई, उनको एक जगह लिखना होगा ना, तो उसके लिए एक लेखाकार, अकाउंटेंट था, उसको अक्षवाप कहते थे। तो ये तीनों शब्द बिल्कुल याद रखना है आपको। बलि भी याद रखना है, भाग भी याद रखना है, शुल्क भी। उसके अलावा ये तीन शब्द, भाग दूध या भाग दुहा, संग्रहित्री या संग्रहिता और अक्षवाप, ये तीनों याद रखना है। लौह तकनीक की बात करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल लोहे की तकनीक का प्रयोग नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में तांबे से परिचित थे। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल जब आती है तो गाय विनिमय का सबसे लोकप्रिय साधन था। विनिमय मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, पुरोहितों को बलिदान के बदले गाय, घोड़े, सोने के आभूषण दिए जाते थे। बाद के समय में निष्क सिक्का आ गया। निष्का नामक सोने के सिक्कों का लेन देन में उपयोग होता था। ये सब शब्द याद रखिएगा, ये निष्क, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को टेबुलर फॉर्म पढ़ते हैं। अभी हमने वैदिक काल का लगभग सब चीज पढ़ लिया। अब उन्हीं चीजों को या उनसे थोड़ा सा इतर, थोड़ा सा अलग होकर टेबुलर में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। मैंने सोच रहा था कि जब वीडियो बनाना है तो ऐसा बनाना है कि प्री और मेंस के लिए कहीं से कोई प्रश्न आए तो छूटे ना। मेंस में कई जगहों पे तो, कई सारे पीसीएस और यूपीएससी में तो शायद आते ही नहीं है प्रश्न आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, सिलेबस में जोड़ा जा सकता है, और पीसीएस में तो पूछ लेते हैं, और एसएससी वगैरह में तो पूछते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिए। तो आर्यों के मूल स्थान की बात करें तो कुछ विद्वानों ने बोला है कहाँ क्या मूल स्थान था और किस मुख्य क्षेत्र पर टिप्पणी की गई, तो उसके बारे में समझ लेते हैं एक बार। मैक्स मूलर ने कहा मध्य एशिया से थे। ये सबसे प्रामाणिक मत माना जाता है। अभी जितने मत पढ़ोगे सबसे प्रामाणिक है मैक्स मूलर वाला सिद्धांत। तो अगर प्रश्न आता है सबसे ज्यादा कौन सा प्रमाणित है, तो वो मैक्स मूलर है। मध्य एशिया से आए थे आर्य, सबसे प्रामाणिक मत माना जाता है। तिलक कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से, और वेदों में लंबे दिन रातों के वर्णन मिलते हैं हमें, लंबे लंबे दिन रात, और वो आर्कटिक क्षेत्र पे होते हैं, इसलिए ऐसी टिप्पणी की गई कि उत्तरी ध्रुव में आते हैं, तिलक ने बोला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये तिब्बत से आए थे। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती ने ही लिखा है, उस पुस्तक में इन्होंने उल्लेख किया है कि आर्य जो थे वो तिब्बत से आए थे। अब पे जाइल्स या पे गाइल्स जो हैं वो बोलते हैं हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी से आते हैं। हंगरी जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो वनस्पतियों और पशुओं के भाषाई साक्ष्यों पर ऐसा लगता है कि वहां से मिलते जुलते थे आर्य, तो इसने कहा कि वहां से आ रहे थे। डॉक्टर संपूर्णानंद या ए सी दास ने बोला कि सप्त सिंधु क्षेत्र जो भारत है वहां से आर्य आए, और ऋग्वेद में इस क्षेत्र का सबसे अधिक वर्णन है, क्योंकि ऋग्वेद में ऐसा वर्णित है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश जो सातों नदियों का प्रदेश है उसके ही आसपास बसे थे। एलडी कल्ला की बात करें तो कश्मीर और हिमालय से आए थे। भारतीय मूल के सिद्धांत का समर्थन करता है ये। गंगानाथ झा की बात करें तो ब्रह्मर्षि देश, भारत को ही ब्रह्मर्षि देश बोलते हैं, तो वहां से आए थे आर्य।
और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को मूल माना गया। और प्रोफेसर पेनका और हट बोलते हैं कि जर्मनी या स्कैंडिनेविया से आए थे, क्योंकि आर्य बहुत लंबे चौड़े और गोरे होते थे, तो शारीरिक बनावट और गोरे रंग के आधार पर कहा गया कि ये जर्मनी के स्कैंडिनेविया से आए थे। तो आर्यों का मूल स्थान क्या था, इसमें बहुत सारी चीजें आती है सामने। तो मेन है कि मैक्स मुलर ने कहा था कि मध्य एशिया से आए थे और इसी को सबसे प्रमाणित मत माना गया। तो आपको मैक्स मुलर का नाम तो याद रखना ही रखना है, बाकी जोड़ा लगाने में ये सब आ सकते हैं, तो आपको सब पढ़ना है। पीसीएस की तैयारी करने में एक यही थोड़ी सी कठिनाई है कि आपको पता नहीं चलेगा कि प्रश्न सिलेबस में कहाँ से पूछ दिया, और आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ तो सिलेबस में है नहीं, क्योंकि सिलेबस तो ऐसे लिख दिया भारतीय प्राचीन का इतिहास है ना, प्राचीन भारत का इतिहास। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया है। मैंने कोशिश करी है कि जो मैक्सिमम चीज़ें हैं आपको एक जगह पर रख दूँ। आपको ऐसा लगा कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ने पर तो आ ही जाएगा, लेकिन भाई साहब इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपने एसडीएम बनना है, आपने डीएम बनना है, आपने एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, तो इतनी पढ़ाई तो बनती है ना। तो वैदिक काल की आर्थिक शब्दावली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ लेते हैं। मैं एक बार ऐसे ही सिलसिलेवार पढ़ दूंगा, आप इसको जरूर याद करना। इसमें कुछ भी नया नहीं है, पीछे जो पढ़ाया गया था वही चीज एक जगह रख दिया है। अगर आप रिवीजन करने जाओगे तो आराम से 30-35 मिनट वीडियो भगा के इसको देख लेना, एग्जाम के समय में आपको काम आ जाएगा। सबसे पहले है वैदिक शब्द, यहाँ पे लिखा मैंने आधुनिक अर्थ क्या है और विशेष टिप्पणी क्यों की गई, ऐसा ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गविष्टि गवेषणा युद्ध के लिए है, निष्क सोने का सिक्का, शतमान मुद्रा का प्रकार, वेकनाट सूदखोर, सीर हल को बोला गया, करिश सूखे गोबर की खाद को बोला गया, उर्वर उपजाऊ भूमि को बोला गया, खिल्ले बंजर भूमि को, तक्षा बढ़ई को, हिरण्य सोना को, अयश तांबा या कांसा कहीं कहीं लोहे को भी उत्तरवैदिक काल में, कृष्ण अयश लोहा को, काला काला लोहा है ना, पनी व्यापारियों को, बलि स्वैच्छिक कर, भाग शुल्क अनिवार्य कर, संग्रहित्री कोषाध्यक्ष और भागदूत कर वसूलने वाला। तो ये सब चीजें विशिष्ट अपने आप वैसे समझ जाओगे जो मैंने बोला उसमें, तो इस तरह से आपको इसको एक बार तो पढ़ ही लेना है कम से कम, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी है भाई सिलेबस में। अब संस्कारों की बात करते हैं। आप कभी देखोगे एक ही जगह पर 16 संस्कार लिख देते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको अलग अलग किया है ताकि आप अच्छे समझ पाओ। आज भी हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात की जाती है। संस्कार एक तरह से अनुष्ठान जैसा होता है हिंदुओं के लिए, लेकिन करते नहीं है सभी, ठीक है। फिर भी चूंकि वेदों में वर्णित है, हमारे सिलेबस में है, तो हमें ये पढ़ना है। तो जन्म से पूर्व के संस्कार हैं 3। गर्भावस्था की जब जन्म मतलब गर्भावस्था जब हो जाती है तो जन्म लेने वाला है बच्चा, तो उसके पहले क्या है, तो गर्भाधान श्रेष्ठ और स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए माता पिता की मानसिक व शारीरिक शुद्धि के लिए की जाती है। पुंसवन गर्भ के तीसरे महीने में शिशु के स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए। सीमांतोन्नयन गर्भस्थ शिशु की रक्षा और माता की मानसिक शांति के लिए। फिर आता है बचपन और बाल्यावस्था के संस्कार, जो मुख्य रूप से 6 हैं, 3 हो गया, अब 6 आएंगे। जात कर्म शिशु के जन्म के बाद नाल छेदन और दीर्घायु होने के लिए। नामकरण जन्म के 10वें दिन बच्चे का नाम रखना। देखिए 10वें दिन, कई लोग 21वें दिन रखते हैं, कई लोग 6ठे दिन रखते हैं, कई लोग सेम डे रख देते हैं, लेकिन वेदों में वर्णन है कि आपको 10वें दिन रखना चाहिए। निष्क्रमण बच्चे को पहली बार घर के बाहर सूर्य व चंद्रमा के दर्शन कराना। अन्नप्राशन 6ठे या 7वें महीने में पहली बार ठोस आहार अन्न खिलाना, अभी भी ये होता है अन्नप्राशन। ये तो देखिए नामकरण जातकर्म तो जन्म लेते ही आजकल पड़ जाता है, तो नामकरण और अन्नप्राशन ये तो अभी भी होता है, तो 6ठे महीने में होता है आजकल। चूड़ा कर्म मुंडन बच्चे के बाल पहली, तीसरी और 5वीं वर्ष में उतारना। कर्ण वेद कान छिदवाना, जिससे बौद्धिक विकास और स्वास्थ्य लाभ होता है। ये कर्ण वेद देखो 16 संस्कारों में है। आजकल अगर किसी लड़के का कान वान भेज दिया जाए तो लगता है कि वो तो लोचा लफंगा हो गया, ऐसा है नहीं, ये हमारे संस्कारों में है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। शिक्षा और विद्यार्थी जीवन के संस्कार में 5 संस्कार आते हैं। पहले तो विद्यारंभ मतलब विद्या का आरंभ करना, तो बच्चे की अक्षर ज्ञान और पढ़ाई की शुरुआत होती है। उपनयन या गोपवीत जनेऊ धारण करना और पुरुष गुरु के पास शिक्षा के लिए जाना। वेदारंभ वेदों का अध्ययन और ज्ञान की प्राप्ति। केशांत गुरुकुल की शिक्षा के दौरान पहली बार दाढ़ी मूछ के बाल कटवाना। और समावर्तन शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु से आज्ञा लेकर लौटना, यानी कि बस गए और बैग रखा और गुरुजी आए दूसरे साइड से निकल गए, वो नहीं करना है। गृहस्थ और अंतिम संस्कार आता है जो लास्ट में आता है। तो पहले विवाह होता है जो 15वां संस्कार है। वयस्क होने पर गृहस्थ जीवन प्रवेश करना। और अंत्येष्टि आता है जो जीवन का अंतिम संस्कार है, मृत्यु के पश्चात क्या आता है, जो परिवारजन करते हैं। आप खुद अपना अंत्येष्टि नहीं कर सकते क्योंकि आप तो गए, ठीक है। अगला है विवाह। तो विवाह भी 8 प्रकार के हैं, जो उत्तम और श्रेष्ठ विवाह हैं, धर्म सम्मत कहते हैं जिसे, जो वो 4 माने गए हैं वेदों के अकॉर्डिंग। और निंदित जो है अधम जो बोला जाता है, अधर्म सम्मत मतलब ये सही नहीं माने जाते वेदों के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 4 तो हैं उत्तम और 4 जो हैं वो निंदित है।
तो उत्तम बाल्य में सबसे पहले ब्रह्म विवाह है। वेदज्ञ शीलवान और योग्य वर्ग को घर बुलाकर आदर सत्कार के साथ कन्या का दान करना, इसे सबसे उत्तम और आदर्श विवाह माना जाता है, ब्रह्म विवाह। दैव विवाह, यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान पूरा कराने वाले पुरोहित ऋत्विज को अलंकृत कर कन्या सौंप देना, यह दैव विवाह है। आर्ष विवाह, कन्या के पिता को धर्म कार्य के लिए वर पक्ष से 1 या 2 जोड़े गाय और बैल गोमिथुन प्राप्त कर कन्या का विवाह करना। प्रजापति विवाह, तुम दोनों मिलकर धर्म का आचरण करो, इस प्रकार कहकर माता पिता द्वारा वर और वधु को आशीर्वाद देकर विवाह करना। एक तरह से ये प्रेम विवाह जैसा ही हुआ, लेकिन चलो ठीक है। प्रजापति विवाह। अधम या निंदित विवाह, अधर्म संबंध की बात करते हैं तो गंधर्व विवाह आता है। वर और वधु का आपसी प्रेम और सहमति के बिना पारिवारिक अनुमति के एक दूसरे को चुनना, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह, इसको निंदित माना गया है यज्ञों में और आपके ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में। असुर विवाह, वर द्वारा कन्या पक्ष को अपनी इच्छा से धन या संपत्ति देकर क्रय विक्रय करके बलपूर्वक या स्वेच्छा से कन्या से विवाह करना। यहाँ मैं कुछ बोलूंगा नहीं, यहाँ पे बोलूंगा तो कुछ राज्यों में वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। राक्षस विवाह, राजा या योद्धाओं द्वारा बलपूर्वक युद्ध में हराकर या कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करके विवाह करना, राक्षसी बात ही हो गई ये तो। पैशाच विवाह, सोई हुई नशे में या मानसिक रूप से अचेत अवस्था में छल या बल का प्रयोग करके कन्या के साथ संबंध बनाकर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना, अब तो जेल जाएंगे ऐसे लोग, इसे सबसे नीच और पापी विवाह कहा गया है। चलो इसका तो खैर व्यवस्था हो जाएगा, कोर्ट कर देगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 जो है वो सही तरीके के विवाह माने गए हैं यज्ञ के अकॉर्डिंग, और 4 गलत तरीके के विवाह माने गए हैं, है ना, जिसमें से ये और ये तो अब प्रचलित नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस तरह के विवाह अभी भी होते हैं 1 2 3 4। लेकिन आप अब देखोगे तो ये ब्राह्मणों को ये सौंप देना और ये वर पक्ष से ये भी नहीं होते। तो आजकल देखा जाए तो ब्रह्म विवाह है, प्रजापति विवाह और गंधर्व विवाह, ये 3 तो होते हैं, और असुर भी होता है। ठीक है, आगे ऋण। अब ऋण कहते हैं कि अगर आपने धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो वेदों के अकॉर्डिंग आपको 3 प्रकार के ऋण होते हैं यहाँ पर, जो आपको चुकाने हैं, देव, ऋषि और पितृ। इसको मैंने डिटेल में यहाँ पढ़ाया है, समझिए। देव ऋण कहते हैं यह देवताओं और प्रकृति के प्रति हमारा आभार और ऋण है, जो हमें हवा, जल, सूर्य और जीवन की शक्तियां देते हैं। मुक्ति का मार्ग, इसे यज्ञ, कैसे ऋण से मुक्त होंगे, इसे यज्ञ, हवन, पूजन और प्रकृति की रक्षा वो सेवा करके चुकाया जाता है। अगर आप हवन करते हो, यज्ञ करते हो, घर में पूजा करते हो, तो आप देव ऋण से मुक्ति पा लेते हो। ऋषि ऋण की बात करते हैं, यह हमारे गुरुओं, आचार्यों और ऋषियों के प्रति ऋण है, जिन्होंने हमें ज्ञान, संस्कृति और जीने की राह सिखाई। यहाँ पर गुरुओं की बात हो रही है जो आज के होते हैं। मुक्ति का मार्ग कैसे मुक्त होते हैं ऋषि ऋण से, तो इसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करके पढ़ाई लिखाई कीजिए, ज्ञान को आगे बढ़ाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और गुरुओं का सम्मान कीजिए, तो ये ऋण से आप मुक्ति आपको मिल जाएगा। तो देव ऋण से मुक्ति पूजा पाठ करके और गुरुओं का सम्मान और पढ़ाई लिखाई करके ऋषि ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। पितृ ऋण, यह हमारे माता पिता और पूर्वजों के प्रति ऋण है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और संस्कार दिए। पितृ ऋण से मुक्त हो गए, इसे अपने कुल की परंपरा को बनाए रखना, संतानोत्पत्ति करके, सुयोग्य नागरिक बनकर और माता पिता की सेवा वो श्राद्ध तर्पण करके चुकाया जाता है, ये भी करते हैं। तो लगभग हिंदू धर्म में ये सारे ऋण चुकाए जाते हैं। अब हम कुछ PYQs पढ़ेंगे, MCQs पढ़ेंगे, जो IAS PCS में आ सकते हैं या आए हुए हैं, और हम प्रयास करेंगे समझने का कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो किस दिशा में जा रहा है। तो ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऋग्वैदिक आर्यों को कवच या हेलमेट, सिरस्तान का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, तो वो कवच हेलमेट क्या करते हैं, है ना। ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण, रजत और ताम्र का ज्ञान प्राप्त था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान प्राप्त था। ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं था। ये जो लाइन आ जाती है ये गलत हो जाता है। तांबा तो था लेकिन लोहा नहीं, ताम्रपाषाण काल आ गया था पहले, तांबा तो था लेकिन लोहा नहीं था, जबकि ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों थे। ताम्र, रजत तो सिंधु घाटी से आ गए उनमें, और स्वर्ण थे, निष्क की बात हुई थी पहले। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो आप सही तरीके में जा रहे हो, तो इस तरह से आप प्रश्न को हल कर पाओगे। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क आ गया, निष्क शब्द का प्रयोग, तो स्वर्णाभूषण, सिक्का, मैंने आपको पीछे स्लाइड में पढ़ाया, 2 बार पढ़ाया है, ये इसको कहते थे। शतपथ ब्राह्मण में किस राजा के विदेशी अभियानों और कृषि कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन मिलता है? विदेह माधव, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये मैं भरत और सुदास की बात कर रहा था और पुरु कबीले की बात कर रहा था, जब हम दासरागी युद्ध की बात कर रहे थे, वशिष्ठ और आपकी विश्वामित्र की बात कर रहे थे। वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सभा एक सामान्य ग्राम सभा थी जिसे सभी लोग, गलत है, सभा में लोग चुने जाते थे, मैंने पढ़ाया पीछे। समिति एक केंद्रीय राज्य, ये गलत, तो उल्टा लिख दिया है, तो ये भी गलत है।
और आपका ये भी गलत है। सभा उच्च कुल के कुलीन लोगों की संस्था थी, क्यों चुने जाते थे। समिति आम लोगों की, ये बिल्कुल सही है। और ऋग्वेदिक काल में सभा में स्त्रियां भाग लेती थी, उत्तरवेदिक काल में भाग नहीं लेती थी। ठीक है, समिति आम लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। दोनों संस्थाएं केवल धार्मिक कार्यों के लिए थी नहीं, ये राजनीतिक सामाजिक कार्यों के लिए भी थी। तो ये ए बी डी तीनों गलत हो गया, सी सही है। सभा उच्च कुल के कुलीन लोगों की संस्था थी और समिति आम लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। ठीक है, अगला है ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित पुरुष सूक्त का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो 4 वर्णों से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के प्रति। ठीक है, जाति और धर्म का उल्लेख सबसे पहले पुरुष सूक्त में मिलता है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ये भी प्रश्न है। और कभी कभी लिख देगा कि शूद्रों का वर्णन कहाँ पे है, तो वो भी पुरुष सूक्त में है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, 4 वर्णों की उत्पत्ति। ठीक है, मेंस में किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, तो यूपीएससी मेंस में देखते हैं। वैदिक समाज और धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या है। मैंने पीछे पढ़ाया आपको डिटेल से। क्या आपको लगता है कि उन विशेषताओं में से कुछ अभी भी भारत समाज में बिल्कुल है प्रचलित। मैंने बीच बीच में बोला ये बात, ये आपको यूपीएससी मेंस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक समाज और अर्थव्यवस्था क्षेत्र में परिवर्तन। आप समाज और अर्थव्यवस्था दोनों का पॉइंट उठा के वो लिख दीजिएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। यूपीएससी मेंस में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है मेंस में। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, सभा और समिति में उनकी सहभागिता, कई बार बोल दिया मैंने ये। उत्तर वैदिक काल में आए उनके पतन, पढ़ाई होती थी, ऋग्वेदिक काल में पढ़ने से बंद कर दिया। खुद वो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां खुद अपना सहचर, अपना पति ढूंढती थी। तो वो तभी ढूंढेंगे ना जब वो बड़े होंगे, समझदार होंगे। यहाँ तो बाल विवाह करने उत्तर वैदिक काल में, तो वो चीजें आप रेड करके लिखिएगा यहाँ पे। कबीलाई समाज से क्षेत्रीय राज्यों, राष्ट्र, जनपद के उद्भव और पशुपालन से कृषि प्रधान, ये मैंने तो पढ़ाया है, बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरा पढ़ा दिया वैदिक काल, आपको 40 इतना तो बनना ही चाहिए था। अगला वीडियो जो आएगा वो 6ठी शताब्दी ईसा में जो भारत की स्थिति, उसको हम उसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। जहाँ पे मुख्य रूप से महाजनपद, 16 महाजनपद थे, उनकी बात होगी, क्योंकि अभी तक हम जनपद तक पहुंचे, अब महाजनपद जाएंगे, मगध की अंग की बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, जहाँ पे आपको बीपीएससी से जुड़े सारे एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस अदर, साथ ही आईएएस के प्री मेंस के और एसएससी और बीएस बिहार में होने वाले सारे एग्जाम्स में, जहाँ जीएस पार्ट का प्री और मेंस का तैयारी साथ में कराया जाता है। आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू दिए जाते हैं प्री मेंस के, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। जब एक कंटेंट, जैसे आपने वैदिक काल पढ़ा, अगर आपने इसको 2-3 बार पढ़ लिया और यहाँ जो मैंने प्री के क्वेश्चन दिए वो बना रहे हो और मेंस का भी क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस कर लिया, तो यकीन मानिए आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है जरूरत पड़ेगी तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि और क्या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी छोड़ा है। इस तरह से बीपीएससी पाठशाला विद चौहान आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से, फैमिली से शेयर कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एग्जाम्स नज़दीक हैं आपके, खास करके बीपीएससी तो नज़दीक है ही अभी। और कोशिश कीजिए कि मैंने जो बीपीएससी ये चैनल है जो है, उस पर जो बीपीएससी के लिए स्पेशल वाला पूरा वीडियो डाला है, मॉडर्न डाला है, और अब प्राचीन पढ़ा रहा हूँ। साथ में करंट अफेयर्स डाला है, पीआईबी का 1 साल का, बिहार का, लोकल का, उन सबको भी एक बार देख लीजिएगा। निश्चित रूप से प्रश्न वहाँ से आएगा ही आएगा। तो यहाँ तक के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो में तक बने रहने के लिए भी धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और महाजनपद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।